हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम टेंस की प्रैक्टिस सीरीज का थर्ड पार्ट करने वाले हैं और बहुत से नए रूल्स इसके थ्रू हम सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। आज के इस पार्ट 3 में हम बहुत से नए क्वेश्चंस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस सिचुएशन से रिलेटेड होंगे, कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड होंगे और आप बहुत सी चीज़ें नई सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ देख लेते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ लिखा है, आई डैश देयर जस्ट बिफोर द शो स्टार्टेड। तो यहाँ पे एक जो है आपको कीवर्ड दिखाई दे रहा है और वो कीवर्ड है आपका जस्ट बिफोर। तो अगर आप इसे जस्ट बिफोर इस कीवर्ड को आप देखते हैं तो एक बात मैंने आपको बताई थी कि अगर जस्ट बिफोर के बाद यहाँ सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पहले क्लोज में भी आप सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। अगर बिफोर होता है तो हम जनरली ऐसा करते हैं कि पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म एंड देन सेकंड फॉर्म। लेकिन यहाँ क्या होगा, अगर आपको एक क्लोज में सेकंड फॉर्म दिखाई दे रही है तो आप इस क्लोज में भी सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। और ये जो है रूल आप ध्यान दीजिएगा, ये जस्ट बिफोर के लिए है और यहाँ सेकंड फॉर्म है, ये स्टार्टेड सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म हमने यूज करना है क्योंकि लगभग जो दोनों एक्शंस हैं वो एक साथ हुए, इसलिए ऐसा करते हैं। तो यहाँ देखिए ये रीच्ड जो है वो क्या है, यहाँ सेकंड फॉर्म है, इसलिए हम लिखेंगे आई रीच्ड देयर जस्ट बिफोर द शो स्टार्टेड। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं और ये अगला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं और लिखा है कि ही विल डू इट इफ ही डैश टाइम। ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं और ये इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं उनके आने का चांस भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। देखिए ही विल डू इट, आपको पता है कि ये एक ऐसा क्लोज है जो फ्यूचर टाइम में है और मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ फ्यूचर है और इधर कोई भी आपका क्लोज जो है वो कंडीशनल क्लोज हो या कोई टाइम कंजंक्शन या टाइम वर्ड आपको दिया हुआ हो, तब हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म जो है वो आप देखिए कि क्या हो सकती है। पहली बात तो गेट फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ फर्स्ट फॉर्म गेट्स भी क्या है, फर्स्ट फॉर्म का इन्फ्लेक्शन है। तो यहाँ पे ही लिखा है तो ही के साथ तो हम क्या यूज करेंगे, गेट्स वर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पे गेट सही होगा। इफ ही विल गेट बिल्कुल गलत होगा क्योंकि हम इस तरीके से कंडीशनल जो वर्ड होंगे, इफ होगा या अनलेस होगा, उसके साथ विल शैल का यूज नहीं करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे अगर हमें कुछ फ्यूचर इवेंट के बारे में भी बताना है तो भी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही विल डू इट इफ ही गेट्स टाइम। ये आपको समझ आ गया हो कि गेट्स क्यों आया, गेट क्यों नहीं आया, ही होने के कारण यहाँ पे गेट्स आया है। अदरवाइज अगर आई यू वी दे होता तो हम क्या यूज करते, गेट यूज करते, लेकिन यहाँ पे ही है इसलिए हमने गेट्स का यूज किया है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आप बार बार इस बात को सुनते भी हैं। एक साइंटिफिक फैक्ट है और साइंटिफिक फैक्ट होता है या कुछ यूनिवर्सल फैक्ट होता है या कुछ जनरल फैक्ट होता है, उनके लिए हम जनरली यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और द अर्थ जो है वो सिंगुलर है इसलिए फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस जो भी होगा उसे भी यूज कर लेते हैं। तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, यहां लिखा है वी आर गोइंग आउट आई डैश यू ऑल व्हेन आई डैश बैक। तो यहां इसको देख लीजिए आप, व्हेन आई डैश बैक। एक बात मैंने आपको बता रखी है कि व्हेन के साथ हम जनरली फ्यूचर को बताने के लिए विल शैल का यूज नहीं करेंगे। तो आप ये तो काट दीजिए यहाँ से और ये भी काट दीजिए क्योंकि ये तो क्या है, हो नहीं सकता कि हम यहाँ व्हेन के साथ विल, व्हेन आई विल कम बैक लिखें, क्योंकि व्हेन के साथ मैंने आपको बताया इस तरीके से विल शैल का यूज हमें नहीं करना है। अब रह गए आपके ये दो ऑप्शंस। तो आपको पता है कि वी आर गोइंग आउट, आई विल टेल यू, मैं आपको बता दूंगा, आई विल टेल यू व्हेन आई कम बैक। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, आई विल टेल यू व्हेन आई कम बैक। तो आपने देखा कि किस तरीके से आपको अंदाजा लगाना है और ये अंदाजा इस व्हेन से लगा कि विल कम के ऑप्शंस तो बिल्कुल गलत है और यहाँ एक पास्ट और एक प्रेजेंट ये ऑप्शंस भी क्या है, गलत है। इसलिए क्या होगा, हाँ फ्यूचर और प्रेजेंट का ऑप्शन जो होता है बिल्कुल सही होता है। आई विल टेल यू
when you come back or when I come back। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है। जैसे मान लीजिए यहां लिखा है आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट टुमारो इफ द वेदर डैश नाइस। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक कंडीशनल सेंटेंस जो है वो आ सकता है और उससे आप कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। मान लीजिए कि अगर मैं इस सेंटेंस को कुछ इस तरीके से लिखूं कि आई वुड प्ले, मैं ऐसे लिखता हूं आई वुड प्ले इफ आई डैश देयर, इस तरीके से मैंने एक सेंटेंस लिखा आई वुड प्ले इफ आई डैश देयर। अगर आपने कंडीशनल सेंटेंसेस कर लिए हैं अच्छे से तो आपको पता होगा कि यहां वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो हम यहां पे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब हम कुछ इमेजिन कर रहे हैं, और ये इफ क्लोज में हम कुछ इमेजिन कर रहे हैं कि आई वुड प्ले देयर इफ आई वर देयर, यदि मैं वहां होता तो मैं खेलता। ये आप क्या कर रहे हैं, ये एक इमेजिनेशन है। तो आप सेकंड फॉर्म से इफ आई वर देयर, यदि मैं वहां होता, तो ये एक इमेजिनेशन है और ये वर से आप इमेजिन कर रहे हैं, और ये जो दूसरा आपका मेन क्लोज है उसमें वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। यहां पे क्या कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि आई वुड लाइक को आप सोच सकते हैं कि ये भी कुछ ऐसा ही सेंटेंस है वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, लेकिन आप ध्यान रखना कि जब कभी भी वुड लाइक वाला सेंटेंस आता है तो वो एक विश होती है प्रेजेंट की कि आई वुड लाइक टू डू दिस, आई वुड लाइक टू डू दिस। तो इसे हमने उस तरीके के कंडीशनल सेंटेंस का जो भाव है वो नहीं लाना है कि ये वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो यहां हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, नहीं, यहां पे हमें फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है अगर वुड लाइक का कॉन्सेप्ट आपको मिलता है तो। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट टुमारो इफ द वेदर इज नाइस आपको लिखना पड़ेगा। इफ द वेदर वॉज नाइस नहीं लिखोगे या इफ द वेदर वर नाइस नहीं लिखोगे, क्योंकि यहां कुछ इमेजिन नहीं कर रहे हो, आप जनरल ये कह रहे हो कि मैं कल खेलना पसंद करूंगा अगर वेदर सही होता है। तो एक प्रेजेंट में ही आप इस बात को रखेंगे, वुड लाइक है और इफ से कनेक्टेड है, तो आप ध्यान रखें कि आपको फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। जैसे मान लो कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि आई वुड लाइक टू, ये वुड लाइक के कॉन्सेप्ट को समझो, आई वुड लाइक टू गो देयर, आई वुड लाइक टू गो देयर इफ ही, यहां इन्फॉर्म्ड नहीं आएगा, आप यहां लिखोगे इफ ही इन्फॉर्म्स मी, क्योंकि वुड लाइक है तो आपको वहां प्रेजेंट में ही सोचना है। आई वुड लाइक टू गो देयर इफ ही इन्फॉर्म्स मी, इफ ही इन्फॉर्म्ड मी जो है वो गलत हो जाएगा। हां, अगर यहां पे ये होता आई वुड गो देयर, आई वुड गो देयर, तब आप वहां इन्फॉर्म्ड का यूज करते, लेकिन वुड लाइक है तो आपको प्रेजेंट में ही रहना है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, गलती होने के चांसेस होते हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट टुमारो इफ द वेदर इज नाइस। यहां नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं, ही इज माई फ्रेंड आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ही इज माई फ्रेंड आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यहां पे 4 प्लस टाइम है। आपको पता है कि 4 प्लस टाइम में जनरली हम क्या यूज करते हैं, सिंस प्लस टाइम, 4 प्लस टाइम में हैज बीन, हैव बीन आईएनजी या हैड बीन आईएनजी जो भी है वो हम यूज करते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें तो आपको एक ऑप्शन यहां पे मिला हुआ है, ये हैव बीन आईएनजी है या हैड बीन आईएनजी है, आपके पास ऑप्शन है, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि नो जो वर्ड होता है KNOW वो कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखा जाता है इस तरीके से, इज एम आर आई एन जी या फिर हैज बीन, हैव बीन आईएनजी के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। तो हम यहाँ हैव बीन नोइंग जैसी या हैड बीन नोइंग जैसी बात जो है वो नहीं करेंगे, नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम कहना तो फॉर अ लॉन्ग टाइम चाह रहे हैं, तो या तो हम क्या यूज करते हैं, हैज बीन, हैव बीन, आईएनजी यूज करते हैं, या फिर क्या यूज करेंगे, हैज हैव थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अगर हम जो भी वर्ब है उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखते हैं तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है, हैज हैव थर्ड फॉर्म में यूज कर ले हम, और वो ऑप्शन आपको यहां दे रखा है, ही इज माई फ्रेंड आई हैव नॉन हिम फॉर अ लॉन्ग
टाइम, आई हैव नॉन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये आप इसका आंसर लिखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हाउ लॉन्ग जो है, हाउ लॉन्ग भी क्या होता है, हैज बीन हैव बीन का ही क्वेश्चन होता है। हाउ लॉन्ग आप पूछना चाह रहे हो कि आप कब से शादीशुदा हैं, मतलब कितना समय हो गया है, तब आप क्या है, हैज बीन हैव बीन का ही ये क्वेश्चन होता है। तो हम कहेंगे हाउ लॉन्ग डैश मैरिड, तो हम कहेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड। तो ये बीन का ही क्वेश्चन होता है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड। और एक तरीके का ये चंक भी है, इसे याद भी करना चाहिए। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूशन। तो कुछ भी है तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन का एक कॉन्सेप्ट है। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड मतलब कितने समय से आप मैरिड हैं। तो हम इस बात को इस तरीके से कहते हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड। बहुत ही यूज होने वाला आपका ये सेंटेंस है, तो ये ध्यान दीजिएगा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड हम लिखते हैं। इसी तरीके से ये देखिए, लुक समबडी डैश द विंडो। तो कुछ सिचुएशनल है कि आपने देखा कि यार ये खिड़की टूटी हुई है कहीं, आपने कहा लुक, किसी ने खिड़की तोड़ दी है, मतलब कुछ हो चुका है। और हो चुका है तो हैज हैव थर्ड फॉर्म है, कुछ भी हो गया है तो क्या है, हैज हैव थर्ड फॉर्म है। तो लुक समबडी हैज ब्रोकन द विंडो, कहाँ है, ये रहा ऑप्शन आपका। समबडी सिंगुलर है इसलिए हमने ये यूज किया कि कुछ हो गया है। समबडी हैज ब्रोकन द विंडो, हम कहेंगे लुक समबडी हैज ब्रोकन द विंडो। तो आप हैज ब्रोकन का यूज यहां पे करेंगे। अब देखिए क्या है, मान लीजिए कि एक ऐसा भी कोई इंसिडेंट हो सकता था कि हम कहते कि देखो कोई खिड़की तोड़ रहा है, देखो कोई खिड़की तोड़ रहा है, मान लो पत्थर उठा रखा है और वो तोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो आप कहेंगे कि देखो कोई खिड़की तोड़ रहा है। तो अगर यहां ऑप्शन होता लुक समबडी इज ब्रेकिंग द विंडो, तो यहां अगर ब्रेकिंग होता तो भी वो हो सकता है सही हो जाता, समबडी इज ब्रेकिंग द विंडो। इसीलिए यहां पे वो ऑप्शन आपको दिया हुआ नहीं है। तो आप जब ये बात कर रहे हैं लुक समबडी हैज ब्रोकन द विंडो का मतलब क्या है, किसी ने तोड़ दी है, समथिंग हैज हैपेंड, कुछ हो गया है, इसलिए आप हैज हैव थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस हैं, कुछ कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जैसे ये लिखा है, इज इट स्टिल रेनिंग, क्या अभी तक बारिश हो रही है। ये कह रहे हैं नो, इट इसका मतलब नहीं, रुक चुकी है, कुछ हो चुका है। और आपको पता है कुछ हो चुका है या कुछ हो गया है, इट मींस हैज हैव थर्ड फॉर्म। नो, इट हैज स्टॉप्ड। ये देखिए ये ऑप्शन है आपका सही, इट हैज स्टॉप्ड। तो क्या लिखेंगे आप कि किस कैसे समझे आप इस क्वेश्चन को कि पूछ रहे हैं इज इट स्टिल रेनिंग, इज इट स्टिल रेनिंग, क्या अभी भी बारिश हो रही है। नो, ये रुक चुकी है या ये रुक गई है, तो क्या होगा, इट हैज स्टॉप्ड। तो यहां पे आपको पता चला होगा कि किस तरीके से सही आंसर हमें टिक करना है। नेक्स्ट है व्हाट डैश दिस टाइम यस्टरडे, व्हाट डैश दिस टाइम यस्टरडे। हम कहना चाह रहे हैं एट दिस टाइम यस्टरडे, जैसे हमने एक बात की थी, एट दिस टाइम टुडे, एट दिस टाइम टुडे वी आर लर्निंग समथिंग, एट दिस टाइम टुडे आई एम शेयरिंग समथिंग विद यू, एट दिस टाइम टुडे आई एम शेयरिंग समथिंग विद यू, एंड एट दिस टाइम यस्टरडे आई वॉज शेयरिंग समथिंग विद यू, टुडे आई एम शेयरिंग विद यू, एंड यस्टरडे आई वॉज शेयरिंग विद यू। देखिए आई वॉज शेयरिंग विद यू एंड टुडे आई एम शेयरिंग विद यू। तो जब हम यस्टरडे की बात कर रहे हैं तो कुछ हो रहा था, तो वॉज वर आईएनजी का यूज करते हैं। एंड टुडे एट दिस टाइम की बात करते हैं तो इज एम आर आईएनजी की बात करते हैं। तो क्या होगा, व्हाट वर यू डूइंग दिस टाइम यस्टरडे। तो ये रहा आपका ऑप्शन, व्हाट वर यू डूइंग दिस टाइम यस्टरडे, व्हाट वर यू डूइंग दिस टाइम यस्टरडे। आप कह सकते हो कि आई वॉज लर्निंग माई चैप्टर this time yesterday, I was learning my chapter, I was doing this work, I was doing that work, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन होगा what were you doing this time yesterday। ये क्वेश्चन है आपका कि I was in a hurry so I dash time to phone you, I was in a hurry, मैं बहुत जल्दी में था तो आपको टाइम नहीं मिला फोन करने का, आपको फोन करने का टाइम नहीं मिला। तो I didn't get time, आप कह सकते हो I didn't get टाइम। आप पास्ट की बात कर रहे हैं कि आई वॉज इन अ हरी सो आई डिडंट गेट टाइम टू फोन यू,
और यहाँ पे गेट ऑप्शन शायद दे नहीं रखा है, तो डिडेंट गेट नहीं है तो डिडेंट हैव हो सकता है। आई डिडेंट हैव टाइम टू फोन यू, तो ये डिडेंट हैव जो है आपका सही ऑप्शन होगा। पास्ट की बात कर रहे हैं कि आई डिडेंट गेट टाइम टू फोन यू। अब आप कहेंगे कि डिडेंट हैड क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिडेंट के बाद सेकंड फॉर्म हम यूज नहीं करते हैं। और आई हैड तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि आई हैड टाइम तो होगा ही नहीं। आप तो कहना चाह रहे हैं कि मैं जल्दी में था इसलिए टाइम नहीं था मेरे पास। आई डिडंट तो नेगेटिव होगा, ये तो होगा ही नहीं। और ये भी नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव हमें आंसर चाहिए, और ये क्या होगा, आई डिडंट हैव टाइम टू फोन यू। नेक्स्ट देखते हैं, एयर मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये देखिए क्या है, एयर आप क्या लिखेंगे, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, तो हम क्या लिखेंगे, एयर साइंटिफिक फैक्ट को फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं, और फर्स्ट फॉर्म तो ये दो है और एयर सिंगुलर है, इसलिए हम क्या करेंगे, कंसिस्ट्स लिखेंगे। तो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, थर्ड जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी तरीके से ये है, हरी अप एवरीबडी डैश फॉर यू, हरी अप। अब ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना, क्या सोचते हो आप, हरी अप सभी लोग, हम कहते हैं ना जल्दी करो यार, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो ये हिंदी में ट्रांसलेट करके भी आप देख सकते हैं कि जल्दी करो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो एवरीबडी इज वेटिंग फॉर यू, तो एवरीबडी इज वेटिंग फॉर यू कहाँ ऑप्शन है आपका, सेकंड ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, हरी अप एवरीबडी इज वेटिंग फॉर यू, ये आपका सही ऑप्शन है। ये देख लेते हैं, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ऑल्दो द पुलिस डैश एवरी प्रिकॉशन द रोबर मैनेज टू एस्केप। तो पुलिस ने जो है वो सभी प्रिकॉशंस जो है वो लिए थे, या प्रिकॉशंस पुलिस ने लिए थे, या सब काम किया था, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि जो रोबर था वो भागने में सफल हुआ। तो जब मैं कहता हूं दो एक्शन थे, पुलिस ने पहले से कुछ प्रिकॉशंस जो है वो अरेंज किए थे, तो जब हम ऐसे बोलते हैं ना कुछ किया था, तो हम जनरली हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये बात आप ध्यान रखें कि ऑल्दो द पुलिस हैड टेकन एवरी प्रिकॉशन द रोबर मैनेज्ड टू एस्केप। तो पुलिस ने ऐसा किया था, हालांकि पुलिस ने ऐसा किया था, सब प्रिकॉशंस जो है वो लिए थे, और फिर भी क्या हुआ, वो भागने में सफल हुए। तो पुलिस हैड अरेंज्ड समथिंग, तो पुलिस जो है पहले से कुछ अरेंज कर चुकी थी, तो हम क्या लिखेंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म इस सेंस में हम यूज करते हैं, द पुलिस हैड टेकन एवरी प्रिकॉशन द रोबर मैनेज्ड टू एस्केप। तो ये आप ध्यान रखें। अच्छा क्वेश्चन था कि किस तरीके से हुआ कि यहाँ सेकंड फॉर्म है और यहाँ हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, कि ये काम पहले से हो चुका था लेकिन फिर भी ऐसा हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे हैड टेकन का यूज किया है। यहां पे लिखा है दे डैश व्हेन दे आर रेडी, दे डैश व्हेन दे आर रेडी। देखिए व्हेन दे आर रेडी, ये व्हेन के बाद यहां हमने प्रेजेंट यूज किया, तो यहां पे जनरली क्या हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। मैं कह सकता हूं कि दे विल कम व्हेन दे आर रेडी, दे विल कम व्हेन दे आर रेडी। तो यहां पे क्या ऑप्शन है, ये रहा कि दे विल कम व्हेन दे आर रेडी, कि जब वो तैयार होंगे वो आ जाएंगे, दे विल कम व्हेन दे आर रेडी। और आपको पता है ये उसी तरीके का सेंटेंस है, देखिए आप कि यहां फ्यूचर है, दे विल कम व्हेन दे आर रेडी, तो यहां व्हेन से कनेक्टेड है, और यहां क्या है, हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है और ये आर का यहां यूज किया है, तो क्या है, दे विल कम व्हेन दे आर रेडी। आई होप कि आपको ये सब बातें अच्छे से समझ आ गई होगी। कुछ छोटे छोटे रूल्स थे जो प्रैक्टिस से आपको समझ आते हैं, तो आप धीरे धीरे समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि अच्छा ये रूल यहाँ पे जो है वो फिट होगा, या इस तरीके से हम आंसर जो है वो टिक करेंगे। तो अभी आपका ये थर्ड पार्ट था, एक पार्ट हम और टेंसेज का करेंगे ताकि आपको अच्छे से और जो रूल्स रह गए हैं वो अच्छे से समझ आ जाएं। बहुत से नए लोग जुड़ रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर दें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही आसान तरीके से करना चाहते हैं और इंग्लिश को बहुत ही आसान और इफ़ेक्टिव वे से सीखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।